Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 10, Independence and the Partition of India. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with this topic. Its acceptance by the League and the Congress. बेटा its acceptance मतलब माउंट बेटन प्लान के एक्सेप्टेंस की बात हम कर रहे हैं कि लीग ने इस प्लान को कब एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने इस प्लान को कब एक्सेप्ट किया। तो बेटा ये जो पार्टीशन का प्लान था कि भाई अब फाइनल हो गया कि इंडिया का पार्टीशन होगा ही होगा, इसे काउंसिल ऑफ मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है 10 जून को, और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होती है वो माउंट बेटन प्लान को एक्सेप्ट करती है 15 जून 1947 को। तो पूछा जाएगा कि भाई जो माउंट बेटन प्लान था उसको कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट किया, तो बताना 15 जून 1947 को, और मुस्लिम लीग ने कब एक्सेप्ट किया, तो 10 जून को एक्सेप्ट किया। अब बेटा बड़ी विडंबना थी। अब सोचो किस तरीके का माहौल होगा उस टाइम में जब लोग एक तरफ इस बात की खुशी नहीं मना पा रहे हो कि हम आज़ाद हो रहे हैं। इतने साल से हम कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं आज़ादी मिले, आज़ादी मिले, आज़ादी मिले। अब आज़ादी जब हमारे दरवाजे पर है तब हमें इस बात का डर लगा है कि भाई हम चाहते थे कि यूनाइटेड रहे इंडिया, वो सपना तो अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम आज़ाद होंगे इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा, एक पार्ट इंडिया रहेगा, दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। फिर से सुनो, फ्रीडम वॉज एट द डोर स्टेप। फ्रीडम अब दरवाजे पर ही है। फ्रीडम वॉज एट द डोर स्टेप, दरवाजे पर ही फ्रीडम है। बट द लॉन्ग चेरिश ड्रीम ऑफ इंडियाज़ यूनिटी ले शटर्ड। पर ये जो हमारा सपना था इंडिया की यूनिटी का वो तो पूरी तरह टूट चुका है। टू कोट ताराचंद, ये किसने बोला है बेटा? ताराचंद ने। बेटा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कोई भी कांग्रेस लीडर ऐसा नहीं था जो पार्टीशन के आइडिया को पसंद कर रहा था, ठीक है, बट एवरीवन हार्ड टू एक्सेप्ट इट। पर सबको इसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा था क्योंकि ये एक नेसेसरी एविल बन गया था। क्या इतनी बातें समझ में आई? कई बार कुछ चीज़ें हमें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती थी, वही था कांग्रेस की साइड से माउंट बेटन प्लान को एक्सेप्ट करना। देखो हम लोगों ने देख लिया था कि मुस्लिम लीग रुकने वाली नहीं थी। डायरेक्ट एक्शन डे में हम लोगों ने देखा कैसे पूरे दिन रियाज चलते हैं, स्टाबिंग होती है, खून खराबा होने लगता है। तो कांग्रेस हैड टू एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कांग्रेस के लीडर खुश तो नहीं थे बेटा पार्टीशन के आइडिया को लेके, पर उन्हें इस एविल को एक्सेप्ट करना था क्योंकि ये उस टाइम का नेसेसरी एविल बन गया था। बुराई तो थी पर एक्सेप्ट भी करना था। बेटा महात्मा गांधी ये सब देखते हुए बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप इसे नेसेसरी एविल बोलो, कुछ भी बोलो, पर अब आपको एक्सेप्ट तो इसको करना ही पड़ेगा। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ेगा? क्योंकि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसने कांग्रेस से अलग बात की, मुस्लिम लीग से अलग बात की, पर ये दोनों किसी समझौते के लिए तैयार ही नहीं थे ना। ना ही तो कांग्रेस झुकने को तैयार थी, ना ही तो मुस्लिम लीग झुकने को तैयार थी। तो अब गांधी जी कह रहे हैं इफ़ बोथ ऑफ अस, अगर हिंदूज और मुस्लिम किसी और चीज़ पे सहमत नहीं होते हैं, कैन नॉट एग्री ऑन एनीथिंग एल्स, तो वायसरॉय के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उससे वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे में हमने देखा था कितना खून खराबा हुआ था, तो वैसा थोड़ी ना होने देंगे, कहीं ना कहीं कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो गांधी जी कहते बेटर था कि हम कैबिनेट मिशन प्लान के साथ बैठते, कुछ उसकी सुनते, कुछ अपनी बताते और एक प्रॉपर सोल्यूशन इस बात का निकालते। पर क्योंकि हिंदू मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए वायसरॉय के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया माउंट बेटन के प्लान को, या क्यों एक्सेप्ट कर लिया इंडिया के पार्टीशन को, मतलब इंडिया के डिवीजन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने, या क्यों माउंट बेटन प्लान को यस किया। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। तो पहला रीज़न हम पढ़ेंगे। हमने देखा जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे थे बंगाल में सुबह से रायट होने लगे, स्टैबिंग होने लगी, खून खराबा होने लगा, हो रहा था ना। तो ये जो कम्युनल रायट्स थे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में, सिख और मुस्लिम्स के बीच में, ये भी जो भी कुछ दंगे फसाद चल रहे थे, इन्होंने सीरियस टर्न ले लिया था एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एक्शन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की बात कही। उस दिन
ये जो कम्युनल रायट्स थे इन्होंने बहुत सीरियस टर्न ले लिया, बहुत खून खराबा होने लगा, तो कांग्रेस को लगा कि भाई पार्टीशन अब बैडली नीडेड है। देन द लीग हैड ज्वाइंड द इंटीरियम गवर्नमेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड नॉट टू कोऑपरेट। अब बेटा जब लीग ने इंटीरियम, पहले तो लीग इंटीरियम गवर्नमेंट को ज्वाइन ही नहीं कर रही थी, पर उसने ज्वाइन किया तो उसका एक ही उद्देश्य था, लीग का एक ही उद्देश्य था इंटीरियम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने का, कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करने या इंटीरियम गवर्नमेंट में प्रॉपर काम करने नहीं आई थी, वो सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आई थी, हर काम को रोकने के लिए आई थी। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ लीग, जैसे ही कांग्रेस ने लीग के साथ काम करना चालू किया तो पटेल इस बात से कन्विंस हो गए और दूसरे नेता भी इस बात पे पूरी तरह हाँ बोलने लगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी काम को साथ में मिलके कर पाएँ, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सच में लीग वहाँ पर कॉपरेशन के लिए नहीं आई थी, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आई थी, हर चीज़ में रुकावट डालने आई थी। देयर मस्ट बी इधर भी पार्टीशन और ओपन वॉर विद द लीग। अब पटेल भी इस बात को समझ गए थे, या तो पार्टीशन होगा या तो ओपन वॉर होगा, किसके साथ, लीग के साथ। देन थर्ड वन, द ओनली अल्टरनेटिव टू पार्टीशन वॉज फेडरेशन विथ अ वीक सेंटर। बेटा अब जरा थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना, द ओनली ऑल्टरनेटिव टू पार्टीशन, पार्टीशन का सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव था, वीक सेंटर, ठीक है, अ फेडरेशन विथ वीक सेंटर। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब कांग्रेस ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि अगर हम पार्टीशन नहीं होने देते हैं और सब साथ मिलकर रहने की कोशिश करते हैं तो हम एक ऐसे फेडरेशन को बनाएंगे जिसमें सेंटर बहुत ज़्यादा वीक होगा। और बेटा जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंट्री में ऑटोमेटिकली एंट्री लेने लग जाती हैं। डिसरप्टिव फोर्सेस, डायनेस्टिक, communal and regional could be kept under control only by strong center, ठीक है। डिसरप्टिव फोर्सेस को कंट्रोल में रखना हो, कम्युनल और रीजनल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रखना हो, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब कांग्रेस का कहना ये था, या कांग्रेस में जितने भी लीडर थे उनका कहना ये था, अ स्मॉलर इंडिया विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी वॉज बेटर। अब ये कह रहे थे कि भले ही छोटा इंडिया हो पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी हो तो इंडिया प्रॉपरली रन कर पाएगा, इकोनॉमिकली बेनिफिट ले पाएगा, डेवलप हो पाएगा। पर अगर हम सब साथ रहे और हमारा सेंटर वीक रहा तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती जाएगी और कभी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अब ये कह रहे थे कि स्मॉलर इंडिया जिसमें स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बिगर स्टेट विथ वीक सेंटर। क्लियर है बेटा? बेटा अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से सुनो। अब कांग्रेस ये बोल रही है कि पार्टीशन का ऑल्टरनेटिव सिर्फ यही हो सकता है कि हम एक फेडरेशन बन जाए पर वहाँ पर सेंटर वीक हो, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं होता। क्लियर है? अब यहाँ पर कांग्रेस के लोग जो थोड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, थोड़े जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वो ये कह रहे थे कि डायनेस्टिक का मतलब क्या होता है, वंशवादी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आ रहे राजे रजवाड़े हैं वो। डिसरप्टिव फोर्सेस बोले तो विनाशकारी शक्तियाँ। कम्युनल और रीजनल की बात करें तो क्षेत्रीय विनाशकारी शक्तियाँ, सांप्रदायिक विनाशकारी शक्तियाँ। मतलब देखो डिसरप्टिव फोर्सेस तो कौन हो गए, विनाशकारी शक्तियाँ। फिर कम्युनल बोले तो सांप्रदायिक, रीजनल बोले तो क्षेत्रीय, डायनेस्टिक बोले तो वंशवादी। इन सब लोगों को हमको कंट्रोल में रखना था, कम्युनल डिसरप्टिव फोर्सेस को भी, रीजनल डिसरप्टिव फोर्सेस को भी, डायनेस्टिक रूलर्स को भी। इन सबको अगर कंट्रोल में रखना है तो हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए पड़ेगा। तो अब कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर कह रहे हैं कि भाई एक छोटी कंट्री हो पर जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बहुत बड़ी कंट्री हम अपने पास रखें और जहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो। और अगर बेटा मुस्लिम लीग और कांग्रेस कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है और साथ में रहती भी तो आज जितनी प्रॉब्लम है इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते, क्योंकि आधे से ज़्यादा इंडिया तो वैसे भी बढ़ चुका था। ये मेजॉरिटी यहाँ मुस्लिम है, ये मेरा, यहाँ मेजॉरिटी हिंदू है, ये मेरा। तो प्रॉब्लम्स तो आज जैसी हैं वैसी ही पहले भी रहती हैं। और बेटा कुछ कांग्रेस लीडर्स जो थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लेके चल रहे थे उन्होंने तो ये भी बोला कि पार्टीशन हो जाता है तो जो हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने वाले थे, अनडेमोक्रेटिक काम करने वाले थे, वो भी हमें नहीं करने पड़ेंगे। जैसे पार्टीशन हो जाएगा तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं होगी,
जो दूसरे अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स होने वाले थे वो नहीं होंगे। फिर से ध्यान से सुनो। द लीडर्स फेल्ट दैट पार्टीशन वुड रिड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कुछ भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो दूसरे अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स कांग्रेस लीग सजेस्ट कर रही थी उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया कुड देन इवॉल्व अ ट्रूली सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो अब कुछ लीडर्स का सोचना था कि अगर डिवीज़न हो जाता है और मुस्लिम लीग अलग कंट्री बना लेती है तो हमारी कंट्री को हम एक ट्रूली सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री बना पाएंगे। ठीक है, और हमने वैसा किया भी। हम सेक्युलर कंट्री बने, जबकि कि पाकिस्तान इस्लामिक नेशन है ना। पाकिस्तान के नेशन का ही धर्म है इस्लाम, जबकि हमारी कंट्री इंडिया सेक्युलर है। हमारी कंट्री में बहुत सारे धर्म रहते हैं बेटा, पर हमारी कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है। क्लियर है? और बेटा फिफ्थ वन, लीडर्स को ये फीलिंग आ ही रही थी, वो ये सोचने पे मजबूर हो ही गए थे कि अगर और ज़्यादा डिले हुआ, पावर का ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ, पार्टीशन नहीं हुआ, तो हमारी कंट्री इंडिया में क्या हो जाएंगे बेटा, सिविल वॉर हो जाएंगे। और होना चालू हो ही गए थे। जितने उस एक दिन में लोग मारे गए हैं ना, वो कोई कम नहीं था, वो सिविल वॉर जैसा ही था। ठीक है, इसीलिए फाइनली लास्ट में कांग्रेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ा पार्टीशन को। ये सोचने वाली बात है कि वो कांग्रेस जो हमेशा से रेसिस्ट करती आई कि यार ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फाइनली उसे सोल्यूशन उसी बात में मिला कि पार्टीशन तो होगा ही होगा। और ये बेटा नोट करने वाली बात है कि ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, इन सब ने वोट किया कि ये पाकिस्तान में जाना चाहती हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शहलेट चूज़ टू ज्वाइन ईस्ट बंगाल। ये बात ध्यान से सुनो बेटा कि ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, इन सब ने बात कही कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शहलेट, इसने ज्वाइन किया ईस्ट बंगाल को, है ना। सिलहट किसके साथ गया? ईस्ट बंगाल के साथ गया। अब हम बात करेंगे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कब पास होता है बेटा? 15 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कब पास होता है बेटा? 15 जुलाई 1947 को पास होता है। इट रिसीव द रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई। पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होगा, फिर जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट असेंट देते हैं, वहाँ पर रॉयल असेंट, राजा या रानी असेंट देते हैं, तो उनको राजा रानी की असेंट कब मिली? 18 जुलाई को। आई बात समझ में? इंडिया का पार्टीशन का जो बिल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो रहा है 15 जुलाई 1947 को, और इसको रॉयल असेंट मिलती है 18 जुलाई को। जो मेन प्रोविज़न और जो मेन क्लॉजेस होते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेटा जो पहला क्लॉज था वो था 2 न्यू डोमिनियंस। पता ही चल गया होगा आपको, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। जो एक्ट था उसने कहा कि भाई 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे। कब से? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगे, जिसे इंडिया और पाकिस्तान कहा जाएगा। पाकिस्तान वॉज टू कंप्राइज, पाकिस्तान किस किस से मिलके बनेगा? ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट इन असम। तो पाकिस्तान किस किस से मिलके बनेगा बेटा? ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट इन असम। इंडिया वॉज टू कंप्राइज ऑल द रिमेनिंग टेरिटरीज इंक्लूडेड इन ब्रिटिश इंडिया। देखो क्या क्या पाकिस्तान के साथ आएगा वो अलग बता दिया गया। इंडिया में बाकी जितना भी बचेगा वो सारा रह जाएगा। पाकिस्तान वाला याद कर लेना, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिलहट इन असम, सिलहट इन असम। बाकी जो बचा हुआ पूरा ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था वो किस में आ जाएगा बेटा? इंडिया में आ जाएगा। ईच डोमिनियन टू हैव अ गवर्नर जनरल, और दोनों डोमिनियंस को क्या मिलेंगे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल होंगे दोनों डोमिनियंस के लिए।
और गवर्नर जनरल होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करेंगे, ठीक है। और कहीं पर भी देयर वॉज नो स्पेयर इन विच ही कुड एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द मिनिस्टर। देखो गवर्नर जनरल तो होंगे, दोनों डोमिनियंस के होंगे। पहले इंडिया को एक गवर्नर जनरल गवर्न करता था, अब इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। पर ये जो गवर्नर जनरल होंगे ये कभी भी मिनिस्टर्स की विशेस के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। फिर से ध्यान से देख लो, देयर वॉज नो स्पेयर इन विच ही कुड एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स कहेंगे वही बात गवर्नर जनरल्स मानेंगे। गवर्नर जनरल्स क्या बन के आएंगे, क्या काम रहेगा इनका, वो रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। गवर्नर जनरल वॉज टू फंक्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन रहेंगे, गवर्नर जनरल्स। नेक्स्ट जो थर्ड क्लॉज था वो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होगी वो सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी। पाकिस्तान की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दोनों डोमिनियंस की वो सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी, क्योंकि हमने देखा था बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग इलेक्टेड थे, भले ही वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे पर इनडायरेक्टली तो इलेक्टेड थे। तो अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बन जाएंगे बेटा, सेंट्रल लेजिस्लेचर बन जाएंगी। अब बेटा ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी ये किसकी तरह होंगी, सॉवरेन बॉडीज़ की तरह होंगी। सॉवरेन बॉडी का मतलब क्या होता है कि भाई जब एक व्यक्ति खुद से सारे डिसीजंस ले पाए बिना किसी प्रेशर के, ना ही तो उसके ऊपर कोई इंटरनल प्रेशर हो ना ही तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये किसके लिए रूल बना रही थी, रेगुलेशन बना रही थी हमारे इंडिया में, इंडिया के लिए। पाकिस्तान वाली किसके लिए बना रही थी, पाकिस्तान। तो इंडिया के लोगों का भी कोई प्रेशर नहीं था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे और ना ही ब्रिटेन का कोई प्रेशर था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। ये सोवरेन तरीके से काम कर रही थी विदाउट एनी प्रेशर और कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, नियम कानून बना। तो ये संविधान को भी लिख रही थी, साथ ही साथ जो अदर लॉज थे डोमिनियंस के लिए उन्हें भी लिख रही थी। कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी अलग थी, इंडिया की और पाकिस्तान की अलग थी, पर दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब क्या बन चुकी थी बेटा, सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब एक और परेशानी वाली बात थी, वो थे प्रिंसली स्टेट्स। तो क्या प्रोविजंस बनाए गए प्रिंसली स्टेट्स के लिए वो हम देखेंगे। जितनी भी पावर्स और अथॉरिटी थी जो मेजेस्टी की थी इन रिलेशन टू प्रिंसली स्टेट्स वो सब टर्मिनेट कर दी गई। देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश क्राउन था, उनके जो भी रिलेशन थे, पावर थी, अथॉरिटी थी ओवर प्रिंसली स्टेट, उसे टर्मिनेट कर दिया गया था। द स्टेट थस बिकम इंडिपेंडेंट। अब ये स्टेट क्या बन गए थे बेटा, इंडिपेंडेंट। तो बेटा जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो फ्री हो गए थे। दूसरा, पर जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट थे रिगार्डिंग कस्टम, है ना, कस्टम को क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा, सीमा शुल्क, है ना, कस्टम ड्यूटी आप लोगों ने सुना होगा, सीमा शुल्क। ट्रांसिट एंड कम्युनिकेशन, आवागमन, संचार व्यवस्था मतलब टेलीग्राम, टेलीफोन, ये कंटिन्यू तब तक रहेंगे जब तक कि कोई स्टेट या तो कोई दो डोमिनियन में से कोई भी एक डोमिनियन इन्हीं ये ना कह दे कि यार ये हमारे काम का नहीं, हम इसे बदलना चाहते हैं, या उनकी निंदा ना कर दे या उनकी बुराई ना कर दे, तब तक वो कंटिन्यू रहेंगे। देखो ऑल इन ऑल ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं कि भाई जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांजिट सिस्टम हमने डेवलप किया है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कोई स्टेट या दोनों में से कोई भी डोमिनियन ये ना कह दे कि यार ये अब किसी काम का नहीं है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। जब वो चेंज करेंगे, अदरवाइज़ ये कंटिन्यू रहेगा। देन द एबोलिशन ऑफ ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कोई ऑफिस नहीं होगा, उसका एबोलिशन हो जाएगा। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया वॉज टू बी एबोलिश्ड। एबोलिश्ड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को क्या कर दिया जाएगा, एबोलिश। अब बेटा क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था पहले, तो इंडियन आर्मी का भी डिवीज़न होगा। असेट्स का, संपत्ति, असेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, संपत्ति, लैंड, मटेरियल, बिल्डिंग, उन सब का भी क्या होगा, डिवीज़न होगा, शेयरिंग होगी। प्रोविज़न किस तरीके से बनाए गए कि भाई इंडियन आर्मी का कैसे डिवीज़न होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया एसेट्स को कैसे शेयर करेंगे, लाइबिलिटीज़ को कैसे शेयर करेंगे। एसेट्स का मतलब होता है बेटा संपत्तियाँ, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब हमारे एसेट्स होते हैं। और लाइबिलिटी होती है हमारे दायित्व,
मतलब अगर आपको कोई लोन चुकाना है तो वो आपकी लाइबिलिटी है। क्लियर है? तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की शेयरिंग की गई दो डोमिनियंस के बीच में। कैसे की जाएगी उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया। देन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स, प्रोविज़न इस तरीके से बनाए गए कि जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जिन भी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था उनके इंटरेस्ट को बरकरार रखा जाए। ठीक है? हु वुड नॉट मेक एनी सच अपॉइंटमेंट इन फ्यूचर। अब देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को तो ख़त्म कर दिया गया, अब वो फर्दर कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, पर ऑलरेडी जो लोग अपॉइंटेड हैं उनके इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड रखा गया। अब बेटा, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उससे लॉर्ड सैम्यूल किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं वो ध्यान से सुन लो। ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है कि हु सेड दिस। सो लॉर्ड सैम्यूल ने क्या कहा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रिगार्ड में कि ये वो इवेंट था हिस्ट्री का जो बहुत ही यूनिक था। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पीस साइन हो रही थी विदाउट अ वॉर। वैसे पीस ट्रीटी किसके बाद साइन होती है? वॉर के बाद। पर यहाँ पर पीस ट्रीटी साइन हो रही थी विदाउट वॉर, ऐसा लॉर्ड सैम्यूल ने कहा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लेकर के। मिस्टर एटली डिक्लेयर्ड वी आर क्लियरिंग द मेस ऑफ सेंचुरीज। और क्लेमेंट एटली क्या कह रहे थे? हम क्लीन कर रहे हैं उस मेश को जो सेंचुरी से एग्जिस्ट करता था। क्या क्लीन किया भगवान ही जाने इन लोगों ने। फाइनली डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जो डोमिनियंस ऑफ इंडिया है और पाकिस्तान है वो एग्जिस्टेंस में आई कब? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया पाकिस्तान दोनों एग्जिस्टेंस में आ गए। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज रिक्वेस्टेड बाय नेहरू टू कंटिन्यू एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन से नेहरू जी ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप इंडिया के गवर्नर जनरल बने रहें। सो ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल इंडियन डोमिनियन के बाद में भी कौन ही रहे? माउंटबेटन ही रहे। क्लियर हुई बात? नेहरू ने रिक्वेस्ट की किसको? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कि आप हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल बने रहें, तो वो बने रहें। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वो गवर्नर जनरल बन गए पाकिस्तान के। जहां इंडिया के गवर्नर बने रहे लॉर्ड माउंटबेटन, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बन गए पाकिस्तान के। 14 अगस्त 1947 को ऑन द ईव ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू मेड अ मेमोरेबल स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत ही मेमोरेबल स्पीच दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब? 14 अगस्त 1947 को। बेटा ये है वो स्पीच जिसका टॉपिक है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी ये स्पीच, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी ऑन द ईव ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, जिसका टॉपिक था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। अच्छा बेटा, ये स्पीच है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद रीड कर लेना और अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसके लिए अलग से एक इसी का वीडियो बना देंगे। फाइनली बेटा हमें आज़ादी मिली गई। Thus at last the curtain fell on India's quest for freedom. Finally हमें आज़ाद मिल गई। Partition seemed to offer a way out of arson and communal killings. Finally आज़ादी के बाद हमें ऐसा लगने लगा कि पार्टीशन हमें आगजनी, मतलब ये जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हो रहा था, यहाँ आग लगा दी, वहाँ आग लगा दी, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। जो कम्युनल किलिंग हो रही थी, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे, मुस्लिम सिख को मार रहे थे, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। बट दैट वॉज नॉट टू बी, पर ऐसा हुआ नहीं। कम्युनल रायट्स फिर भी होने लगे, पार्टीशन के बाद भी हुए। लैक्स ऑफ रिफ्यूजी ट्राई टू क्रॉस द बॉर्डर, है ना। देखो मेरी बात सुनो बेटा, हमें लगने लगा था कि अब इंडिया और पाकिस्तान बन गया है, शांति से लोग पाकिस्तान में रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, पर इस पार्टीशन के बाद भी लाखों लोग मारे गए। इंडिया में जो लोग रह रहे थे उनकी फैमिली कहीं पाकिस्तान में थी, उन्हें पाकिस्तान जाना था। पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रह रहे थे अब उन्हें लग रहा था हमें इंडिया में जाना है। मतलब बहुत ही केओटिक सिचुएशन देखने को मिली। ठीक है, बहुत सारे रिफ्यूजीज़ इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम में 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ आएंगे। कहाँ से बेटा? पाकिस्तान से,
है ना, भले वो ईस्ट पाकिस्तान से आई हैं, वेस्ट पाकिस्तान से आएंगे, पर इन टोटल 8 मिलियन रेफ्यूजीज उस टाइम इंडिया में आए। और बेटा लोगों को लगने लगा अब हमें ही ना ही काट पीट दिया जाए, है ना, तो ये जितने भी कसाई घूम रहे हैं इन्हें अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये लोग तो पागल हो गए हैं, ये एक दिन हमें भी काट देंगे, हमें भी मार देंगे, इसीलिए यहाँ से लोग वहाँ, वहाँ से लोग यहाँ आने लगे। इट टुक मेनी मंथ्स टू रेस्टोर काम, और शांति लाने में, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने में बहुत महीने लग गए। फिर से ध्यान से सुनो, फाइनली हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद हमें लगने लगा था कि ये जो आगजनी, ये कम्युनल किलिंग्स, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, लोग इधर उधर आग जला रहे हैं, आर्सन, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ बेटा। पार्टीशन होने के बाद भी इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी रायट होने लगे। बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते थे। हमारे इंडिया में इस टाइम में 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ आए, तो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी। साथ ही साथ इस बुचरी से बचने के लिए लैक्स ऑफ पीपल यहाँ से वहाँ कंटिन्यू भागते रहे, और पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग गया। सी गोपालाचारी वॉज सॉन इन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 28 जून 1948। तो 1948 तक तो गवर्नर जनरल माउंट बेटन ही रहे नेहरू जी के कहने पे, पर नेहरू जी ने माउंट बेटन को बोला तो माउंट बेटन ने उनकी बात को सुना समझा और 1948 तक रहे। पर 1948 में हमारे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने सी गोपालाचारी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो लॉर्ड माउंट बेटन ही लिखा गया, क्योंकि लॉर्ड माउंट बेटन 48 तक रहे, हमें 47 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी। सी गोपालाचारी बनते तो इंडिपेंडेंट इंडिया के ही हैं, पर फर्स्ट नहीं होते बेटा, सेकेंड नंबर पे बनते, पर पहले भारतीय होते हैं। पहले भारतीय सी गोपालाचार्य होते हैं, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल जो इंडियन होंगे वो सी गोपालाचारी होंगे। ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे इंडियन ओरिजिन के, क्योंकि इसके बाद हमने इस पोस्ट को ही ख़त्म किया। इंडियन ओरिजिन के पहले और आखिरी जो गवर्नर जनरल थे वो सी गोपालाचारी थे। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने इंडिया के, इंडियन यूनियन के, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फिर से ध्यान से सुनो, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने टाइटल एज्यूम किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई हमारी पार्लियामेंट अंडर द ट्रांजिशनल प्रोविजन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम वो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे बेटा जिनकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ गए, ठीक है। फैक्टर्स विच लेड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। जो ब्रिटिशर्स का एग्जिट था उसमें बहुत ग्रेसफुल रोल था प्राइम मिनिस्टर एटली का। क्लीमेंट एटली ने एक इम्पॉर्टेंट प्रेजवर्दी रोल प्ले किया इंडियन इंडिपेंडेंस में। हाउएवर द ब्रिटिश विड्रॉल वाज प्रॉम्प्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि अकेले क्लीमेंट एटली जिम्मेदार हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे बेटा उस टाइम में जिनकी वजह से अंग्रेज भी मजबूर हो गए थे कि भाई उन्हें अब भारत छोड़ना ही था। वो उनके पास कैपेसिटी ही नहीं बची थी कि वो इंडिया को और ज़्यादा कंट्रोल कर पाते। पहला, इंटेंस नेशनलिज्म एंड अबव ऑल द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह कर कर के कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कभी क्विट इंडिया मूवमेंट, इतने मूवमेंट चलाए, इतना इंटेंस नेशनलिज्म लोगों के अंदर था। जहाँ महात्मा गांधी चुपचाप बैठ के सत्याग्रह कर रहे थे, वहीं पर सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें, खुदीराम बोस की बात करें, तो ये ओपनली मरने को तैयार थे। बेटा हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का स्ट्रेस नॉन वायलेंस पे था, सत्याग्रह पे था, है ना। तो गांधी जी का ये जो टूल था ये बहुत ही यूनिक था पूरे वर्ल्ड में। दुनिया में कहीं पर भी स्ट्रगल के लिए सत्याग्रह का यूज़ नहीं हुआ था। तो अंग्रेज सोच ही नहीं पाते थे कि भैया इससे कैसे लड़ें, मतलब सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, इससे कैसे लड़ा जाए। अंग्रेज तो खुद घुटने टेक दिए थे कि भाई इतना यूनिक स्टाइल स्ट्रगल के लिए हमने आज तक कहीं नहीं देखा जैसे गांधी जी ने अडॉप्ट किया हुआ है। फिर बेटा वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। इंग्लैंड के पास वो कैपेसिटी ही नहीं बची थी कि वो फर्दर अब और ज़्यादा कंट्रोल रख सके अपनी कॉलोनीज़ पे, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी इंग्लैंड की कंडीशन ख़राब हो गई थी। इंग्लैंड क्रेडिटर से डेटर
कंट्री बनने लग गया था। पहले कहाँ वो दुनिया भर को उधार देता था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसे खुद उधार लेने की ज़रूरत पड़ी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई। कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग ये जो पावर का ट्रांसफ़र हुआ है ना, कुछ राइटर्स ऐसा कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ अब ज़्यादा दिन तक हमें कंट्रोल कर ही नहीं पाते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी। द ट्रांसफ़र ऑफ पावर कुड नॉट हैव बीन पोस्टपोन बिकॉज ऑफ ब्रिटेन्स वीकेंड पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में ये लोग जीते जरूर अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान, पर जीतने के बाद भी ये अपना बहुत कुछ हार चुके थे बेटा, उनकी पोजीशन बहुत वीक हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में एक साइड जहाँ ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, वहीं दूसरी साइड में जर्मनी था, इटली था और जापान था। इन लोगों को इन्होंने हरा ज़रूर दिया, ये पार्टी हार ज़रूर गई, पर इनका भी लॉस कम नहीं हुआ था, स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस का, तो इनके पास अब कैपेसिटी ही नहीं थी। देन इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इंग्लैंड, जो वर्ल्ड लीडर्स थे, स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर ट्रूमैन, हेनरी ट्रूमैन, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना चियांग काई शेक, रूलर ऑफ रशिया, प्लीडेड इंडियाज़ केस फॉर फ्रीडम। देखो अब बेटा इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत था इंग्लैंड के ऊपर। पहला वर्ल्ड लीडर अमेरिका के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे हेनरी ट्रूमैन, दूसरा चाइना के प्रेसिडेंट थे उस टाइम में चियांग काई शेक, तीसरे जो रशिया के रूलर थे वो, हर व्यक्ति चाह रहा था कि इंडिया को अब आज़ादी मिलनी चाहिए। डेंजर ऑफ सिविल वॉर, अंग्रेज खुद यहाँ पर रहते रहते इस बात को भाप गए थे कि अगर हमने ट्रांसफ़र नहीं किया पावर का तो सिविल वॉर इंडिया में होगा ही होगा, है ना। दिस कुड लीड टू अ सिचुएशन इन विच कम्युनिस्ट और अदर डिक्टोरियल पावर केम इन टू। अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि भाई अगर हमने इंडिया को अभी नहीं छोड़ा तो सिविल वॉर होने लग जाएगा, और सिविल वॉर होने के बाद ऐसा ना हो कि कहीं पावर का ट्रांसफ़र किसी कम्युनिस्ट को हो जाए या किसी और डिक्टेटोरियल व्यक्ति फोर्स को हो जाए, वो विनर्स की तरह एमर्ज हो, अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। देन सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, इनके रोल को भी हम कम नहीं देख सकते बेटा। सुभाष चंद्र बोस भी एक बहुत ग्रेट लीडर थे। 26 अगस्त 1943 को ये सुप्रीम कमांडर बने इंडियन नेशनल आर्मी के। एक रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ बैंकॉक से 20 अक्टूबर 1943 को, जहाँ से सुभाष ने कहा कि अब हमें फ़ाइटिंग करनी चाहिए, और तब तक फ़ाइटिंग करनी चाहिए जब तक लास्ट ब्रिटिशर्स या तो जेल में नहीं आ जाता या हमारी कंट्री से भाग नहीं जाता। तो बेटा ध्यान रखो, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ बन जाते हैं कब? 26 अगस्त 1943 को। बैंकॉक से रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, उसमें सुभाष जनरल अपील कर रहे होते हैं। 20 अक्टूबर 1943 को एक ब्रॉडकास्ट से जनरल अपील कर रहे होते हैं लोगों से, सुभाष चंद्र बोस, कि अब तो तुम फाइटिंग पे लग जाओ, जब तक लास्ट ब्रिटिशर्स या तो जेल में नहीं डाल दो तुम्हारे, या तो उसे भगा ना दो इंडिया से, तब तक लड़ते रहना। इनका जो इंटेंस पैट्रियोटिज़म था, जो देशभक्ति की फीलिंग थी, आईएनए की जो डेयरिंग डीड्स थी, उनकी वजह से भी एक प्रभाव अंग्रेज़ों के ऊपर पड़ा। हमारे लोग तो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो ही रहे थे सुभाष चंद्र बोस की बातों को सुनकर। उनको लगने लगा था कि भैया अब हम या तो करेंगे या तो मरेंगे, हमें आज़ादी लेनी ही है। तो इंडियंस तो इंस्पायर हो ही रहे थे एक रिमार्केबल मैनर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिज़म था सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों के अंदर, मरने से भी नहीं डरते थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्विट किया। देन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, लास्ट है पर लीस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये है कि जितनी हमारे डिफेंस फोर्सेस थे, स्पेशली यहाँ पर नेवल फोर्सेस का जिक्र हो रहा है, हमारी जो नेवी थी उसने रिवोल्ट करना चालू कर दिया था, और इस हद तक रिवोल्ट करना चालू कर दिया था कि अंग्रेज़ों को लगने लगा इनको पे हम कर रहे हैं, हम मानते हैं कि ये हमारी नेवी पर, ये तो हमारे अगेंस्ट में ही खड़ी हो जा रही है, तो भाई अब ज़्यादा दिन तक यहाँ टिकना संभव नहीं हो पाएगा। नेवल रिवोल्ट्स होने लगे, जिसने भी ब्रिटिश फाउंडेशन स्टोन को हिला के रख दिया। शुड द वेरी बेस ऑन विच द ब्रिटिश रूल रेस्टेड, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर हम पे रूल कर पा रहे थे तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ही दम पे ना, पर अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नेवी है वो तो अब इनके अगेंस्ट में खड़ी हो गई, तो अब इनको समझ में आने लगा ज़्यादा दिन तो अब यहाँ पर भाई हमारी दाल गलने वाली नहीं है।
Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.